क्लास 12 स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल बाबा मैथ्स वाला में। और इस वीडियो में हम लोग वेक्टर एंड 3D का जो सीरीज चला रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, उसका पार्ट 5 है। और इस वीडियो में हम लोग सीबीएसई 2018 के क्वेश्चंस को करेंगे। और सीबीएसई 2018 में वो सारे क्वेश्चंस जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं आने वाले आपके एग्जाम्स में, जो हर साल पूछे जाते हैं, उस तरह के क्वेश्चंस को कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो आप ध्यान से हर क्वेश्चंस को देखिएगा। सबसे पहले आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एक पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ आई, जे एंड के। तो इसका मतलब आप क्या जानते हैं, ये तीन वेक्टर दिया है और इसका एसटीपी निकालना है। तो इसका मतलब तो यही ना होता है आई डॉट जे क्रॉस के। तो सिंपल सा इसका एसटीपी निकालना है, तो सबसे पहले जे क्रॉस के निकालिए। तो आप जानते हैं कि ये आपका आई होता है, ये जे होता है और ये आपका के होता है। तो आप जे से अगर के की तरफ गए हैं तो एकदम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये आई जो होगा वो जे क्रॉस के आई कैप हो जाएगा। तो आई डॉट आई कैप, और आई डॉट आई कैप का वैल्यू हो जाएगा 1 आपका, है ना, क्योंकि यूनिट वेक्टर है और खुद ही के वेक्टर के साथ अगर डॉट लेते हैं तो वो 1 हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका वेक्टर एंड 3D का सीबीएसई 2018 का क्या है, कह रहा है कि इफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0 वेक्टर, यानी कि तीन वेक्टर को जोड़ा जा रहा है तो उसका एडिशन जो है वो 0 वेक्टर आ रहा है। ठीक है ना। आगे की कहानी है कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड आपको दिया हुआ है 5 यूनिट, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 6 यूनिट एंड वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड 9 यूनिट। कह रहा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, यानी कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में जो हमारा एंगल बनेगा वो हमें निकालना है। तो ए और बी के बीच का वेक्टर अगर एंगल निकालना है तो सबसे पहले आप ए और बी को एक साथ कर लें, सी को उधर कर लें। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी इज नथिंग बट माइनस ऑफ वेक्टर सी। और कभी भी अगर एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी निकालना है तो आप क्या करें कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का डॉट ले लें उसी के साथ, है ना, डॉट ले लें। मैग्नीट्यूड निकालना है तो भी और एंगल निकालना है तो भी। तो सबसे पहले हम दोनों तरफ मैग्नीट्यूड अगर ले लें तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू माइनस वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड। तो स्क्वायरिंग कर देते हैं दोनों तरफ। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और ये माइनस तो गायब हो जाएगा, और मैग्नीट्यूड ऑफ सी जो है हमारा दिया हुआ है 9, तो ये 9 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि हम स्क्वायरिंग दोनों तरफ कर रहे हैं। अब इसका स्क्वायर का मतलब हुआ कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का डॉट इसी वेक्टर के साथ। आपको भी मालूम होगा कि स्क्वायर वेक्टर का मतलब इस वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ डॉट, क्या हो जाएगा ये 81। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप क्या होगा, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। यहाँ 2a भी नहीं होता है, जैसे आप कहते हैं कि a प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, इसमें केवल 2a भी नहीं होता है बल्कि यहाँ पे 2 वेक्टर a डॉट वेक्टर b होता है ना, एक वेक्टर a डॉट वेक्टर b होता है। अब देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ a आपका दिया हुआ है 5, यानी कि ये 25 हो गया। मैग्नीट्यूड ऑफ b 6 दिया है, यानी कि 36 हो गया। और ये हो गया 2 वेक्टर a डॉट b का मतलब वेक्टर a का मैग्नीट्यूड, वेक्टर b का मैग्नीट्यूड, और ये हो गया cos थीटा, और थीटा आपका एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b होगा। ये हो गया 81। ठीक है ना। तो अब 25 और 36 को उधर घटाना होगा और 2 से डिवाइड करना होगा। तो ये आपका हो जाएगा 6 5 11। ठीक है ना, 6 5 11 और 3 2 5 और 1 6, 61 प्लस 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर a डॉट वेक्टर b इंटू कॉस थीटा। इसको मैग्नीट्यूड ही कर लो, वैल्यूज़ को भी रख देते हैं। वेक्टर a का मैग्नीट्यूड आपको क्या दिया था 5, तो ये हो गया 2 इंटू 5, और वेक्टर b का मैग्नीट्यूड हो गया आपका 6, और इज इक्वल टू ये हो गया 81। अब 61 को उधर भेजें तो हो जाएगा cos थीटा, डायरेक्ट अगर लिखाना चाहें तो 81 माइनस 61 और डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5 इंटू 6। अब 1 में से 1 गया 0, 8 में से 6 गया 2, और नीचे हो गया 5 दूना के 10 और गुना 6, तो 0 से 0 कट गया। अब 2 से 2 एकम 2, 2 तिया 6, यानी कि आपका थीटा बराबर हो जाएगा cos इनवर्स 1/3, क्योंकि आरएचएस में आपका 1/3 ही आया हुआ है। तो ये आपका एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी हो गया। ठीक है ना। अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं आपका। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि फाइंड एक्स सच दैट द पॉइंट्स ए 4 4 4, बी 5 x 8, फिर सी 5 4 1, है ना, एंड डी 7 7 2 आर कोप्लेनर।
यानी कि आपसे ये कहा जा रहा है कि ये तीनों पॉइंट्स ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट और डी पॉइंट कोप्लेनर है। कोप्लेनर का मतलब क्या होता है कि अगर उसके ऊपर एक प्लेन रखा जाए तो चारों का चारों पॉइंट आ जाए। 3 पॉइंट के ऊपर हमेशा प्लेन रखा जा सकता है, लेकिन ज़रा सोचो कि 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट एक प्लेन रख दिए, अब एक पॉइंट तो यहाँ भी हो सकता है, या फिर इस पॉइंट को इस प्लेन पे भी आना पड़ सकता है। तो 3 पॉइंट हमेशा कोप्लेनर होते हैं, लेकिन 4 अगर पॉइंट दे दें तो कोई ज़रूरी नहीं है कि चारों पॉइंट आपस में कोप्लेनर है। लेकिन इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये चारों पॉइंट कोप्लेनर हैं, तो आप बताइए कि ये वाला x का वैल्यू क्या होगा। ठीक है ना। तो अब क्या कंडीशन लगाएंगे देखिएगा इसमें, ठीक है ना। इसमें हम ये लगाएंगे कि आपको मालूम होगा कि अगर हम ए बी वेक्टर का अगर ए सी वेक्टर के साथ ए बी वेक्टर निकाल लें और ए सी वेक्टर निकाल लें, वो वेक्टर है ना, 3 वेक्टर को कोप्लेनर बनाने का कोशिश कीजिए, आसान हो जाएगा। जैसे वेक्टर ए बी और वेक्टर ए सी, ये आपका ए डी वेक्टर हो गया, और ये मान लीजिए ए सी वेक्टर, ठीक है ना। अब अगर ए बी वेक्टर, ए सी वेक्टर और ए डी वेक्टर अगर आपस में कोप्लेनर हो जाएगा तो भी हम कह सकते हैं कि कोप्लेनर है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे कि हम सबसे पहले कोप्लेनरिटी का कंडीशन लिख सकते हैं कि ए बी वेक्टर और क्रॉस कर देते हैं हम ए डी वेक्टर। क्या होगा उससे, ए बी वेक्टर का अगर आप क्रॉस लोगे ए डी वेक्टर की तरफ तो आपका नॉर्मल वेक्टर आएगा, और उस नॉर्मल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आप ले लीजिए किसके साथ, ए सी वेक्टर के साथ। तो ए सी वेक्टर क्या होगा कि ए सी जो है इसी प्लेन के ऊपर है, तो इसी प्लेन के ऊपर, और अगर आप ए बी क्रॉस ए डी किए हो तो ए बी क्रॉस ए डी से आपको मालूम है कि मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, लेकिन ऐसा वेक्टर आएगा जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो नॉर्मल जो वेक्टर आया, मतलब जो डायरेक्शन आया ए बी क्रॉस ए डी लेने से, वो नॉर्मल वेक्टर का आया, और वो वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा, ए सी के साथ यदि हम वेक्टर लेंगे तो आपका 0 हो जाएगा उसका डॉट प्रोडक्ट। ओके, तो हम यहाँ पे ये बता रहे थे कि नॉर्मल वेक्टर आएगा क्रॉस लेने से, और एसी वेक्टर तो इसी वेक्टर के अलॉन्ग है, इसीलिए डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। और इसी को हम उल्टा भी लिख सकते हैं कि हम एसी वेक्टर पहले ले लें और ए बी वेक्टर का क्रॉस ले लें ए डी वेक्टर के साथ, तो भी हमारा 0 आएगा, क्योंकि फिर से हमारा एसी वेक्टर यही है, और नॉर्मल वेक्टर के साथ पहले लो चाहे बाद में लो, डॉट लोगे तो 90 डिग्री होगा तो 0 होगा ही। 2 वेक्टर अगर आपस में परपेंडिकुलर हो तो डॉट प्रोडक्ट लेने से वो 0 हो जाता है। तो अब सिंपल सी बात है कि हम लोग क्या करेंगे कि इसका एसटीपी लेंगे, किसका, तो एसी वेक्टर, ए बी वेक्टर एंड ए डी वेक्टर, इसका एसटीपी को कर देंगे 0। तो एसटीपी कैसे लिया जाता है, उसके लिए सबसे पहले हमको एसी वेक्टर, ए बी वेक्टर, ए डी वेक्टर को निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग निकालते हैं सबसे पहले एसी वेक्टर को। तो एसी वेक्टर का मतलब सी के पोजीशन वेक्टर में से ए का पोजीशन वेक्टर घटाना होगा। तो सी पे उंगली करिए और ए पे उंगली करिए, ये सी में से आपको ए को क्या करना है, घटाना है। तो ये 5 में से 4 गया 1 आई कैप, यानी कि 1 आई कैप कह सकते हो। फिर 4 में से 4 गया 0 जे कैप कह सकते हो, ठीक है ना। और 1 में से 4 गया तो -3 के कैप कह सकते हो। फिर एसी वेक्टर के बाद हम आपसे बोले कि ए बी वेक्टर निकालिए, तो ए बी वेक्टर आपका क्या आएगा, बी के पोजीशन बाद वाले के पोजीशन वेक्टर में से ए वाला का पोजीशन वेक्टर घटा दीजिए। तो आप ए बी पे निशान करिए, ए बी कौन है, यही है आपका ए बी, ठीक है ना। तो बी में से आपको ए घटाना है, यानी कि 5 में से अब घटेगा 4, यानी कि फिर से आई कैप। फिर x में से आपका घटेगा कितना, 4, तो x - 4 जे कैप, y वाला के लिए हम जे लगाते हैं। और 8 में से 4 घटेगा तो 8 में से 4 गया 4 के कैप, ये हो गया। फिर आ जाइए आपका ए डी वेक्टर। तो ए डी वेक्टर के लिए क्या करना होगा आपको, स्मॉल डी वेक्टर माइनस स्मॉल ए वेक्टर, डी के पोजीशन वेक्टर में से ए का पोजीशन वेक्टर घटा देंगे। तो अब डी का पोजीशन वेक्टर क्या है, यही है ना आपका ए डी। तो 7 में से 4 गया 3 आई कैप, फिर 7 में से 4 गया 3 जे कैप, और 2 में से 4 गया आपका -2 के कैप। अब एसटीपी 0 होने का मतलब डिटर्मिनेंट का 0 होना। तो डिटर्मिनेंट के लिए हम आपको बताए थे कि सबसे पहले एसी वेक्टर का सब कंपोनेंट लिखिए, तो 1 0 -3। फिर आपको ए बी वेक्टर का कंपोनेंट लिखना है, तो 1, फिर आपका x - 4 और फिर आपका 4। फिर आपको ए डी वेक्टर का कंपोनेंट लिखना है, इधर वाला 3 3 -2, 3 3 -2, और इसका वैल्यू 0।
अब इस डिटर्मिनेंट को ऑपरेट करिए, एक्स का वैल्यू आपका आ जाएगा। तो चलिए अब हम लोग कर भी देते हैं इसमें। दिस इम्प्लाई 1 का मल्टीप्लाई, इसको काट देंगे, इसको काट देंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो -2x होगा, और माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8 होगा, फिर माइनस लिखेंगे, फिर 4 3 जा करेंगे, है ना, 4 3 जा 12, तो -12 हो गया। फिर माइनस करेंगे आपका, और माइनस के साथ हम लोग जे कैप लगाएंगे, सॉरी 0 है तो ये जे का कैप के साथ हमारा मतलब माइनस का 0 होगा। सुनिएगा, जे कैप थोड़ी होता है, यहाँ पे आई जे के थोड़ी है, 0 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ये सारी कहानी बंद हो जाएगी, तो इसको करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। अब अगला -3, और -3 कट जाएगा जब इधर से इधर, तो 1 का 3 में गुना होगा तो 3 1 जा 3, और माइनस इसका गुना होगा तो एक ब्रैकेट हमें लगाना पड़ेगा क्योंकि दो दो टर्म है, तो यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे, तो ये 3x और -3 4 जा 12, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा कि -2x, है ना, -2x और -12 यहाँ पे, और उधर से आपका -3 3 जा 9 होगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी कि +3x और माइनस का 12 बराबर 0। तब ये हो गया आपका x, सिंपल सी बात है ना। और ये आपका हो गया 12 और 12 24, और बराबर को उधर भेज दिए तो पूरा हो गया 24। तो यही आपका x का वैल्यू था, जिसके लिए सारी कहानी हमें करनी पड़ी। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है स्क्यू लाइन के बीच में डिस्टेंस निकालने वाला क्वेश्चन। कह रहा है कि फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स x - 1/2 y - 2/3 एंड z - 3/4 एंड x - 2/3 y - 4/4 एंड z - 5/5। ठीक है, ये दोनों लाइन के बीच में हमको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो ये स्क्यू लाइन माना जाता है, और स्क्यू लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए क्या किया जाता है आप समझिएगा। क्या किया जाता है कि ये आप ए मान लेते हैं और ये आप बी वेक्टर मान लेते हैं, ठीक है ना, या फिर आप इस पॉइंट को आप सी वेक्टर मान लीजिए कि हमारे पास एक पॉइंट। देखिए क्या किया जाता है इसको समझिए। आपको पूरा स्क्यू लाइन्स के बीच का डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला से लेके कैसे होता है, फॉर्मूला के अगर नहीं भी याद हो तो फॉर्मूला कैसे सोच सकते हैं, वो सारा कुछ इसमें हम बताएंगे। सबसे पहले कि इस लाइन L1 पे अगर एक पॉइंट मानना होगा तो यहाँ से सीधा दिखाई देता है कि 1 2 3 एक पॉइंट है, इसीलिए हम लाइन L1 पे एक पॉइंट A मान लीजिए जो कि 1 2 3 था, ठीक है ना। उसी तरह से L2 लाइन पे अगर पॉइंट मानना होगा तो यहाँ से 2 4 और 5 होगा, यानी कि 2 4 5 हो गया, यहाँ पे 2 पॉइंट्स हो गए। अब यहाँ से हम A को और C वेक्टर को ज्वाइन कर देते हैं तो ये AC वेक्टर हो जाता है। अब इसका क्या किया जाता है कि ये नॉर्मल वेक्टर की तरफ, ये नॉर्मल वेक्टर है, याद रखिएगा, ये L1 पे भी 90 डिग्री है, ये L2 पे भी 90 डिग्री है। 3D में अगर आप कोई लाइन अगर ऐसे सोचें कि अगर हमारा ये लाइन दो तरह से जा रहा है, एक इधर सामने की तरफ और एक इधर की तरफ, तो ये आपका एक परपेंडिकुलर लाइन होगा ना। तो इसके ऊपर एक C वेक्टर माना जाता है और इसके ऊपर एक V वेक्टर A वेक्टर माना जाता है। तो AC वेक्टर का प्रोजेक्शन आप इस नॉर्मल वेक्टर की तरफ, इसके तरफ आप लेते हैं, ध्यान रखिएगा, है ना, नॉर्मल वेक्टर की तरफ। तो अगर AC वेक्टर का प्रोजेक्शन आप नॉर्मल वेक्टर की तरफ लीजिएगा तो निश्चित रूप से नॉर्मल वेक्टर पे 90 डिग्री बनता है। आपको मालूम होगा कि अगर हम इस वेक्टर का प्रोजेक्शन इसके अलोंग लें तो यहाँ से और यहाँ से क्या किया जाएगा कि अगर हमको मान लीजिए, सुनिएगा, अगर इस लाइन का प्रोजेक्शन हमको इसके अलोंग लेना होगा तो यहाँ से ये 90 डिग्री होता है, यहाँ से ये 90 डिग्री होता है, तो यही लेंथ हमें निकल के आता है प्रोजेक्शन लेने से। इसीलिए क्या किया जाएगा कि जब हम AC वेक्टर का प्रोजेक्शन इस वेक्टर के अलोंग लेंगे तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो दोनों तो पे है ही। तो जब यहाँ का प्रोजेक्शन हम इस वेक्टर के अलोंग लेंगे तो अपने आप ये लेंथ ही निकल के आएगा। ये कहानी होती है, क्योंकि आप किसी भी वेक्टर का जब प्रोजेक्शन लेते हो तो ऊपर से लाइट चलती है, और लाइट जब ऊपर से चलेगा तो ये तो ऑब्जेक्ट की तरह रहेगा। तो जब ये ऑब्जेक्ट की तरह रहेगा तो ये इधर वाला लाइटेड हो जाएगा, लेकिन इधर ऑब्जेक्ट होने की वजह से इधर लाइटेड नहीं होगा, इसलिए ये आपका शैडो बन जाएगा, और यही शैडो प्रोजेक्शन कहलाता है, और ये लेंथ निकलता है। और ये कॉन्सेप्ट, ये दोनों 90 डिग्री होगा, तो यही कॉन्सेप्ट हम लगा रहे हैं कि ये हम मान ले रहे हैं कि AC वेक्टर है ये वाला, और ये हमारा 90 डिग्री है, तो इसका प्रोजेक्शन जब लेंगे तो ये 90 बनेगा, तो ये लेंथ निकल जाएगा। तो अब ये क्वेश्चन हो गया कि अब AC का प्रोजेक्शन हम इसके अलोंग ले कैसे। तो ये वेक्टर कैसा वेक्टर है, प्रोजेक्शन लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर हम इस डिस्टेंस को D माने तो ध्यान दीजिएगा, हम D बराबर क्या लिखेंगे, D बराबर लिखेंगे हम प्रोजेक्शन ऑफ AC वेक्टर
एलॉन्ग आप कह सकते हैं इसको, अगर आप मान लीजिए पी क्यू मान रहे हैं, एलॉन्ग पी क्यू वेक्टर, एलॉन्ग पी क्यू वेक्टर। तो एसी वेक्टर का प्रोजेक्शन अगर पी क्यू वेक्टर के एलॉन्ग लेना है और इसका मॉड ले लीजिएगा, ठीक है ना। तो प्रोजेक्शन जिस वेक्टर का लेना होता है उसका वेक्टर लिया जाता है और जिसके एलॉन्ग लिया जाता है उसका यूनिट वेक्टर लिया जाता है, यानी कि पी क्यू का कैप। अब एसी वेक्टर, ये डिस्टेंस हो जाएगा आपका, मॉड ले लीजिएगा, एसी वेक्टर डॉट, अब पी क्यू कैप कैसे आएगा, पी क्यू पहले वेक्टर निकालना होगा। तो पी क्यू वेक्टर क्या होगा इसको समझना जरूरी है। पी क्यू ऐसा लाइन है जो इस लाइन पे भी परपेंडिकुलर है और इस लाइन पे भी परपेंडिकुलर है। अब सोचिए कि दो लाइन के परपेंडिकुलर वेक्टर कैसे मिलता है, क्रॉस प्रोडक्ट लेने से। अगर इसके अलोंग एक वेक्टर मालूम है और इस लाइन के अलोंग अगर L2 के अलोंग एक वेक्टर मालूम है, तो दोनों का अगर हम क्रॉस कर दें, जैसे ये लाइन था आपका, तो ये वेक्टर और ये वेक्टर का अगर आप क्रॉस करते हैं तो नॉर्मल वेक्टर के अलोंग ही आपको मिलेगा, क्योंकि आप लाइन को डायरेक्शन को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं और ये आपका यही है। तो अगर दोनों का क्रॉस लिया जाए तो ऐसा वेक्टर मिलेगा जो दोनों पे 90 डिग्री हो, दोनों पे क्या हो, 90 डिग्री होगा, ये वाला। समझ रहे हैं आपको बात को। तो इसका मतलब हमको तो इसका डायरेक्शन रेशियोज मालूम है 2 3 4, तो इसका मतलब कि इसके डायरेक्शन के अलोंग एक वेक्टर मालूम है, फिर 3 4 5 इसका दूसरे लाइन का डायरेक्शन रेशियो मालूम है, तो दोनों का क्रॉस ले लेंगे, दोनों का क्या ले लेंगे, क्रॉस ले लेंगे। तो अब मान लीजिए कि ये हमारा B1 वेक्टर है और ये हमारा B वेक्टर है, इसको मान लीजिए D वेक्टर मान लीजिए आप, ठीक है ना, B वेक्टर और D वेक्टर। तो आप क्या कर सकते हैं, AC वेक्टर डॉट कह सकते हैं V वेक्टर क्रॉस D वेक्टर, और इसका मतलब ये ले लीजिएगा, मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो अब जरा सोचो कि AC वेक्टर होगा क्या आपका, C वेक्टर माइनस A वेक्टर और डॉट B वेक्टर क्रॉस D वेक्टर। तो ये तो एक्चुअली STP है, ये तो एक्चुअल में STP है। तो सबसे पहले STP अगर है तो आपको भी मालूम है कि हमको डिटर्मिनेंट ही लेना है, तो सबसे पहले C माइनस A वेक्टर निकाल लीजिए आप। तो सबसे पहले अगर हम AC वेक्टर निकालने का कोशिश करें तो आपको क्या करना होगा कि C वेक्टर में से A वेक्टर को घटाना पड़ेगा। तो C आपका 2 है और वो 1 है, तो 1 I कैप होगा, फिर 4 है और 2 है, तो 4 में से 2 घटेगा तो 2 J कैप होगा, 5 है 3 है, यानी कि 5 में से 3 घटेगा तो 2 K कैप हो जाएगा। और अगर हम B वेक्टर की बात करें तो पहले लाइन का डायरेक्शन रेशियो, तो 2I कैप प्लस 3J कैप और प्लस 4K कैप। और D वेक्टर की बात किया जाए अगर D वेक्टर का, तो हमारा D वेक्टर क्या हो जाएगा, 3I कैप प्लस 4J कैप और प्लस 5K कैप। तो एक बात याद रखिएगा कि दो लाइन के बीच का डिस्टेंस अगर निकालना हो तो एक पॉइंट अगर दोनों पे मालूम चल जाए तो उसको मिलाने वाला लाइन का AC वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले लो आप PQ वेक्टर, यानी कि आप कह सकते हो कि एक और बात यहाँ पे छूट रहा है, यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ B वेक्टर क्रॉस D वेक्टर बाकी है, यानी कि B क्रॉस D का डिटर्मिनेंट हमें लेना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड का डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हमें यूनिट वेक्टर लेना होता है। तो B क्रॉस D का यूनिट वेक्टर के लिए B क्रॉस D वेक्टर के साथ हमें उसके मैग्नीट्यूड को डिवाइड भी करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये कहानी बन गई। तो इसीलिए अब आप समझ गए होंगे कि ये B वेक्टर क्रॉस D वेक्टर से उसके परपेंडिकुलर वेक्टर आ जाता है और उस वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ हम मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं तो यूनिट वेक्टर आ जाता है। तो चलिए अब हम लोग बनाते हैं आगे। ये तो आपका फार्मूला हो गया। तो अब क्या करते हैं हम लोग कि सबसे पहले हम लोग ये ज्ञात कर लेते हैं कि हमारा B वेक्टर क्रॉस D वेक्टर क्या होगा। तो B क्रॉस D निकालने के लिए आप क्या करते हो, I कैप J कैप K कैप, और B का एलोंग वाला वेक्टर यहाँ पे 2 3 4 और 3 4 5, ये हो गया आपका, ठीक है ना। तो ये आपका जो वेक्टर आएगा B क्रॉस D वो क्या आ जाएगा आपका, देखिएगा B क्रॉस D बराबर I कैप के साथ 5 के 20 और माइनस 4 के 16, फिर माइनस का J कैप, ये कहानी खत्म, ये कहानी खत्म, 5 2 जा 10 माइनस 4 3 जा 12, फिर प्लस K कैप के साथ, तो ये कहानी खत्म, ये कहानी खत्म, 4 2 जा 8 और माइनस 3 3 जा 9, ठीक है ना। चलिए तो सबसे पहले हम लोग ये निकाल ही लेते हैं, उसके बाद हम लोग डायरेक्टली वैल्यू को प्लग इन कर देंगे। तो B क्रॉस D वेक्टर हमारा आ जाएगा माइनस का 4I कैप और ये आपका बच जाएगा माइनस का 2 ये माइनस प्लस 2J कैप
और यहाँ आपका माइनस का के कैप, ठीक है ना। चलिए अब आपको कुछ नहीं करना है बेसिकली, अब आपको इसमें वैल्यूज़ को ही रखना है। अब सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर भी आपका आ चुका है, ए सी वेक्टर भी हम लोग निकाल चुके हैं, ठीक है ना। तो अब इसको मिटा देते हैं और डायरेक्ट हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस को लिख सकते हैं कि डी बराबर परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी बराबर सी माइनस ए वेक्टर क्या है आपका, तो ये है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, और इसका डॉट लेना है किसके साथ, b क्रॉस d के साथ। तो b क्रॉस d यहीं पे है, तो माइनस 4i कैप, ये क्या हो गया यार, ये खत्म 5 या 15 i और i खत्म, तो 5 या 15 होगा ना, यहाँ पे गड़बड़ हुआ है, 5 3 या 15 होगा, ठीक है ना। ये कहानी खत्म, ये खत्म, 5 या 15 और 4 चौके 16। जे वाला के लिए क्या होगा, ये खत्म, 5 दूना के 10 माइनस 4 3 12 और सब सही है। फिर के वाला खत्म, 4 दूना के 8 माइनस 3 3 9, ये सही है। यानी कि आपका ये वाला जो वेक्टर आएगा वो आपका आएगा माइनस आई कैप। तो माइनस आई कैप आप लिखिए यहाँ पे, तो माइनस आई कैप प्लस 2j कैप और माइनस का के कैप, ठीक है ना। और एक और बात कि इसके मैग्नीट्यूड से भी डिवाइड करना है, तो मैग्नीट्यूड में आपका हो जाएगा यहाँ से 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर और फिर यहाँ से 1 का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि b क्रॉस d जो वेक्टर आया है उसी का मैग्नीट्यूड से भी डिवाइड करना है। तो i j और k 1 2 और 1 का स्क्वायर से ही आपको डिवाइड करना होगा। तो अब फाइनल रिजल्ट आपका क्या आ जाएगा, देखिए अगर आप डॉट प्रोडक्ट लेते हो तो आप इससे इसे गुना करोगे, तो i का i में करते हो, j में j का करते हो, k में k में करते हो। तो 1 का अगर -1 में करेंगे तो 1 हो जाएगा माइनस में, 2 का 2 में करेंगे तो 2 दूना के 4 हो जाएगा, फिर 2 का -2 में करेंगे तो -2 1 2 हो जाएगा, और नीचे आपका अंडर रूट 2 दूना के 4 और 1 5 और 1 6, और ये हो जाएगा आपका 2 और 1 3, तो आपका 1/√6। यानी कि आप अगर रेशनलाइज करें तो ये कह सकते हैं कि √6/6 आंसर हो गया। या फिर ये भी आप कह सकते हैं, यूनिट आप लिख दीजिएगा क्योंकि लेंथ एक यूनिट में आएगा, मीटर सेंटीमीटर में, तो कुछ नहीं दिया है तो यूनिट केवल लिख देंगे, ठीक है ना। तो आई होप कि आपने ये क्वेश्चंस को समझा होगा, और क्वेश्चंस हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसमें इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें अगर किसी और टॉपिक पे वीडियो आप चाहते हैं तो, ठीक है ना। बार बार आपको बोलते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, आपको एक कमेंट करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, कहिए कि सर इसमें हमको दिक्कत है, आप हमें वीडियो बना के भेज दें, हम अपलोड कर देंगे तुरंत, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।